हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यमगढ़ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान को लेकर, जो फ़िलहाल अभी तालिबान के कब्ज़े में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और 20 साल से अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान को सुरक्षा दे रहा था, वो अचानक से छोड़कर क्यों चला गया? और तालिबान संगठन कैसे बना? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ था? और क्यों बना, किस लिए बना, हम आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान की सरकार तालिबानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। कितना शांतिपूर्ण होगा देखेंगे, लेकिन हर कोई यह सोच रहा है कि कैसे एक देश महीने भर के अंदर हार गया। वैश्विक राजनीति पर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे विचार हैं आपके सामने उड़ेल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, अफगानियों के पास क्या सरदार पटेल नहीं थे जैसे हम भारतवासियों के पास थे? 20 साल अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ देने के बाद भी अगर आप इतनी शक्ति नहीं जुटा पाए कि पूरा देश एक साथ आ जाए, तो सब बेकार है। न्यूज़ से पता चलता है कि आज भी अफगानिस्तान में सरकार, सेना होते हुए भी कई इलाकों में वार लॉर्ड यानी कि लड़ाके होते हैं, जो उस एरिया में पूरा कंट्रोल रखते हैं। चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, उस एरिया में उसी की चलेगी। ये हमें याद दिलाता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय जो राजशाही, जो तानाशाही, तानाशाही तो नहीं कह सकते, राजशाही यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको सरदार पटेल जी ने सबको एक साथ आने पर विवश कर दिया। चाहे प्यार से किया या डर से किया। अफगान ये क्यों नहीं कर पाया? एक राष्ट्र तब सफल माना जाता है जब सब साथ होकर एक दिशा में चले, और 20 साल इतना सब करने के लिए बहुत होता है अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो। वहीं शांति दूतों की उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि देश में पहले ऐसे अफगानी ये सोच रहे थे कि सीरिया टीएमटी कानून लागू करके वो दे देगा। कई अफगानी पाकिस्तान में जाकर अफगान सेना में भर्ती हो लिए। पैसे उधर से लेते थे, लेकिन मन में तालिबानी सोच बसती। जैसे ही मौका मिला रंग दिखा दिया। यूं नहीं, तालिबानियों के हाथ अमेरिका का ड्रोन और भारत के दिए अटैक हेलीकॉप्टर लग गए। उनको नष्ट किया जा सकता था, साथ लेकर भाग सकते थे, लेकिन नहीं, मालिकों को सौंप कर साथ हो गए। अफगान फौज की सारी सीक्रेट बातें बताते गए और 20-25 दिन में काम तमाम हो गया उनका। अमेरिका को पाकिस्तान में पल रहे तालिबान पर चोट करने के लिए अफगान सरकार इतने साल तक नहीं मना पाई। जड़ तो वहां भी हमेशा से रहा, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को अपना साथी मानकर चलता रहा। और बदले में अफगानिस्तान सरकार अमेरिकी डॉलर पर मौज काटते रहा, और न्यूज में मंत्री और वार लॉर्ड्स के बड़े बड़े आलीशान बंगले पर तालिबानी कब्जा दिखा रहा था। आम अफगानी नागरिक किस गरीबी में रहा, लेकिन सत्ता वालों का सुख 20 साल मस्त चला। जब अफगानी आए तो कई देश छोड़कर भाग गए। अमेरिका के हित में है इस क्षेत्र का अस्थिर रहना। इससे पाकिस्तान, भारत, चीन, ईरान और कई अन्य देश भी प्रभावित हो सकते हैं और होंगे भी। हर जगह अस्थिर होने में अमेरिका का अपना अलग ही स्वैग है, अलग ही हित दिखता है उसको। भारत पर आतंकवाद का प्रभाव बढ़ सकता है। भारत को हथियार बेचने का अवसर, चीन व ईरान तालिबान के बीच में टकराव होने का अवसर बढ़ सकता है। पाकिस्तान अपने एयर बेस को हित साधना चाहेगा। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका की नाक कट गई। अरे भाई, कैसे कट गई? इसका तो उनको अभ्यास है। जैसे वियतनाम में आपने देखा होगा, इससे ज्यादा कटी थी क्या? बातें ये जानकर कटवाई गई, और भी कई कारण होंगे जो भविष्य में साफ साफ आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपको तस्वीर देखिए, वियतनाम के अपने दूतावास में कर्मचारियों को निकालता अमेरिका। ये 25-45 साल पहले की फोटो है।
और आज भी वही फोटो सेम दिख रही है कि वो काबुल के दूतावास से कर्मचारियों को निकाल रहा है। आखिर फर्क क्या पड़ा? क्या वहां पे कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं मिला। अभी भी तालिबान ने बोला कि मैं अभी युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। आज की खबर आ रही है, बिना किसी खास विरोध के तालिबान के लड़ाके काबुल में प्रविष्ट हो गए और राष्ट्रपति सहित पूरा अफगान प्रशासन काबुल से भाग खड़ा हुआ। करीब 20 साल बाद अब काबुल पर तालिबान का दोबारा कब्जा हो गया है। लेकिन ये तालिबान है कौन, कहां से पैदा हुआ, इसकी विचारधारा किस इस्लाम से प्रेरित है, आइए बताते हैं। मैंने बोला था वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप बने हैं तो मैं बताता हूँ कि संगठन कैसे बना। बता दें, तालिब का अर्थ होता है विद्यार्थी और तालिबान का अर्थ हुआ विद्यार्थियों का समूह। आज अफगानिस्तान में विद्यार्थियों के जिस समूह के कारण तालिबान चर्चा में है, इनका जन्म पाकिस्तान के एक मदरसे दारुल उल्म हकनिया में हुआ था। पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा मुजाहिद मजहबी योद्धा तैयार करने का आदेश अरबों डॉलर रुपया मिला, अरबों नहीं तो लगभग लाखों डॉलर मिला, जिससे पूरा करने के लिए पाकिस्तान फौज ने दारुल उल्म हकनिया को चुना। इस मदरसे से एक तालिब पढ़कर निकला था जिसका नाम था मुल्ला उमर, जो उस समय कराची में कुरान पढ़ाता था। दारुल उल्म हकानिया के उस समय प्रिंसिपल थे मौलाना समी उल हक मौलाना सैंडविच। मौलाना समी उल हक मुल्ला उमर से प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित थे। जब पाक फौज का आदेश मिला कि अफगानिस्तानियों में सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद करना है, तो उन्होंने कराची में रह रहे मुल्ला उमर से संपर्क किया और अफगानिस्तान में पैदा हुआ मुल्ला उमर अफगान लैंडलॉर्ड से छापा मार लड़ाइयाँ लड़ता रहा। इसलिए यह मौका मिलते ही वह अफगानिस्तान में जिहाद के लिए तैयार हो गया और इस तरह तालिबान का जन्म हुआ। दारुल उल्म हकानिया दुआबंदी इस्लाम की शिक्षा देने वाला मदरसा है, इसलिए वहां से जो तालिबान निकले वो देवबंदी इस्लाम की शिक्षाओं को मानने वाले हैं। जो देवबंद भारत में सहारनपुर जिले का एक कस्बा है, एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, छोटा सा क्या, हनफी इस्लाम पर आधारित एक मदरसा संचालित होता है जिसका नाम है दारुल उलूम। दारुल उलूम देवबंद दुनिया की सबसे कट्टर इस्लामिक विचारधाराओं में से एक है। इसकी कट्टरता के कारण इस मदरसे की तुलना मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी से की जाती है, जिसने अलकायदा को जन्म दिया था। दारुल उलूम देवबंद को मानने वाले देवबंदी मुसलमान कहे जाते थे। ये देवबंदी मुसलमान अपनी मान्यताओं को लेकर बहुत कट्टर होते हैं और अपनी नबी की सुन्नत को बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। और उनकी सबसे आसान पहचान ये होती है कि वो एक खास तरह का ड्रेस पहनते हैं जिसे सलवार कमीज कहा जाता है, लेकिन उनका सलवार उनके टखने के ऊपर ही रहता है। इसके अलावा वो सिर पर पगड़ी बांधते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कट्टर इस्लाम का सबसे बड़ा प्रचार दारुल उलूम देवबंद ही करता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में देवबंदी इस्लाम को मानने वाले कट्टर और आक्रामक माने जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 20% मुसलमान हैं। इस समय देवबंदी इस्लाम का अनुसरण करते हैं वो। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसी इस्लामिक स्टेट का स्वप्न देखता है जिससे शिर्क ना हो। शिर्क का अर्थ है जहां अल्लाह के अलावा किसी को मानने और पूजने वाले न रहते हों। इसके लिए उनके मदरसे में तालिबान तैयार किए जाते हैं जो ये मानते हैं कि शासन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देवबंदी मुसलमान के ही पास होगा। बाकी जो गैर मुस्लिम हैं या फिर गैर देवबंदी मुस्लिम भी शासन कर रहे हैं, उनका शासन से बाहर निकाल देना उनका इस्लामिक दायित्व है। इसलिए आज भी अफगानिस्तान में तालिबान इस्लामिक शासन के खिलाफ ही लड़ रहा है। आपको यह जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य यही है।
अफगानिस्तान में अफगान सेना और तालिबान के बीच जारी ताज़ा लड़ाई के लिए गोला बारूद और हथियार भले ही पाकिस्तान और चीन दे रहा हो, लेकिन उसका वैचारिक आधार भारत ने दिया है। भारत एक मदरसे ने दिया है जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। पाकिस्तान का पूरा आतंकी नेटवर्क देवबंदी और जमाती विचारधारा पर ही चलता है। अब इस उपलब्धि पर हम भारतीय चाहे तो शर्म कर सकते हैं या फिर चाहे तो गर्व करें, लेकिन जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है वो कल पाकिस्तान में होगा, वहीं परसों हिंदुस्तान में होगा। आज काबुल ढहा है, कल इस्लामाबाद ढहेगा, परसों नई दिल्ली भी जमींदोज हो सकता है। ये तो अपने विचार थे, पर बात करते हैं आपको कि अफगानिस्तान में जो अभी घटित घटना हो रही है, जहाँ पे भागते हुए पुरुष दिख रहे हैं, अपनी स्त्रियों और बच्चों को तालिबानी लड़ाकों के लिए छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को उन दरिंदों को सौंप कर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, सोचकर कलेजा मुंह की हो जाता है। ये कृत्य एकमात्र उनके आसमानी किताब की देन है, जिसमें स्त्रियों को एक प्रोजेक्ट, सेक्स प्रोजेक्ट के अलावा कुछ नहीं माना जाता। एक हमारा इतिहास उठा लीजिए, हमारे सिर कट गए, लेकिन हमने अपनी स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा के लिए महाभारत कर दिया था और समुद्र तक पुल बांध दिया था। लाखों क्षत्रियों ने सिर्फ अपनी ही नहीं, हर वर्ग की स्त्रियों की रक्षा के लिए धड़ाधड़ सीट कटा दिए, लेकिन अपनी स्त्रियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया। यही हमारी संस्कृति है और हमारे शास्त्र हैं, जिनमें स्त्रियों के बिना किसी पुरुष का अस्तित्व या समाज का अस्तित्व असंभव है। जहां वह अपने ही देश से, जहां उनके पुरखों से लेकर स्वयं तक जिस भूमि पर लौटकर बड़े हुए उसको छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी ओर हमारे देश के एक पुजारी जो कि घोर काफिर है, वो अपने मंदिर और बिगरों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं। उसे अच्छी तरह पता है कि उसका हश्र क्या होगा, लेकिन वो अपने कर्तव्य से चूक नहीं रहा है। हालांकि यह अनुचित है, तो यह अपने शिक्षा, संस्कार, मूल्यों की महत्ता है, यह हमारे शास्त्रों की महत्ता है, यह हमारा डीएनए है। हमें गर्व है कि अपने सनातनी होने पर और अपने धर्म पर। बात करते हैं कुछ मेरे मित्र जो हैं, मुस्लिम मित्र, कट्टरपंथ और 4 बीवी और 40 बच्चे, बुर्का, हलाला, दहशतगर्दी और गैस मुस्लिम की जबरदस्ती मंत्रणा आदि पर बिना लाग लपेट के मेरी पोस्ट से या मेरी बातों से नाराज हो जाते हैं। पाकिस्तान में पहला नंबर जरूर हिंदुओं का आया था। हिंदुओं के खात्मे के बाद अहमदिया को काफिर घोषित किया गया था। इन अहमदियों को भी कभी पाकिस्तान चाहिए रहा होगा। अफगानिस्तान में तालिबान जो इलाके जीत रहा है, वहाँ आज भी 12 बरस से 40 बरस की सभी लड़कियां और महिलाओं को सेक्स लैब बना रहे हैं या निकाह कर रहे हैं। जो चुप हैं उनका नंबर भी देर सवेर आता ही है। ये एक विकृत विचार है जो पूरी दुनिया को एक झंडे में देखना चाहता है। यह एक मध्य युगीन सोच है जो महिलाओं के पर्दे में रख दायम दर्जे का नागरिक घोषित करना चाहता है। यह गैर मुस्लिम का इस्लाम घोषित करवाना चाहता है। यह दहशतगर्दी की टोली है। इसका विरोध मानव जाति के हित में है। दोस्तों, अभी जो 1960 और 1990 में कश्मीर के पंडितों के सफाए पर चुप्पी रखी, जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की भेड़ बकरी बन जाने पर चुप्पी रखी, बेटा ये अगर निरंतर चलने लगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लड़ाई में हमसे जीत तो नंबर तुम्हारा ही आएगा। दोस्तों, ये कैसे लगी आप मेरे विचार? ये खुद के विचार थे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में आपसे यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।